का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज विधानसभा में क्या हुआ वो आपको बताएंगे, और जो गतिरोध काफी लंबे समय से चल रहा था विधानसभा में वो आज थम गया है। वहीं आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में 6 जो कुछ पूर्व विधायक है, कुछ अभी भी विधायक बनकर आए हैं, उनकी पेंशन बंद हो सकती है। किनकी पेंशन बंद होगी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो प्रदेश में कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको चाहे वो सैलरी हो या फिर पेंशन, वो कब तक आएंगी वो आपको बताएंगे। और सीएम ने आज कुछ बड़ा बयान दिया है, 2-3 बड़े बयान दिए, आपको बताएंगे। सैलरी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन रोकने वाला संशोधन विधेयक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सदन में प्रस्तुत किया। सीएम सुक्खू द्वारा पेश विधानसभा के सदस्यों के भत्ते एवं पेंशन के लिए संशोधन विधेयक 2024 पर कल विधानसभा में चर्चा होगी। आज पेश किया गया है, कल इस विधेयक पर चर्चा होगी, इसके बाद इसे पास किया जाएगा। संशोधन के बाद 2 पूर्व विधायक गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो, ये दोनों पहली बार जीत कर आए थे। इन दोनों की पूर्ण पेंशन बंद हो जाएगी अगर ये कल जो है उसको हरी झंडी मिल जाती है। इसकी संभावनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि ध्वनि मत से पारित होता है। जैसे ही पारित होता है, क्योंकि संख्या बल कांग्रेस के पास अधिक है, तो ये बिल जो है वो पारित हो जाएगा। जबकि 4 अन्य जो पूर्व विधायक है, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, इनकी भी एक टर्म की पेंशन रुक सकती है। प्रस्तावित बिल के अनुसार जिन्हें संविधान के शेड्यूल 10 के हिसाब से अयोग्य घोषित किया गया है, उनसे 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की पेंशन व भत्तों की रिकवरी भी की जा सकती है। यह बड़ी अपडेट है। बाकी कल इस बिल पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जब इसको मंजूरी मिल जाएगी फिर क्या होगा बताते हैं आपको। इसमें जो 2 पूर्व विधायक हैं, चैतन्य शर्मा और आशीष कुमार, जो देवेंद्र भुट्टो है, इनकी तो दोनों की पेंशन पूर्ण बंद हो जाएगी, क्योंकि पहली बार जीत कर आए थे। जो राजेंद्र राणा हैं, इनकी एक टर्म की, सुधीर शर्मा की भी एक टर्म की, इंद्रदत्त लखनपाल की भी एक टर्म की, और रवि ठाकुर की भी एक टर्म की जो पेंशन है वो बंद हो सकती है। ये बड़ी खबर है। और क्यों पेंशन बंद हो रही है, इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था। अब इसी में राज्य सरकार संशोधन कर रही है एक विधेयक में, जिसके बाद इनकी पेंशन एक टर्म की बंद होगी, 4 की, और जो नए जीत कर आए थे, पहली बार जीत कर आए थे, उनकी पूर्ण पेंशन बंद होगी। इसके अलावा आप सबसे बड़ी खबर बताते हैं, जिसको लेकर के प्रदेश के चाहे वो राजनीतिक गलियारे हो, आम जनता हो, हर जगह चर्चा है कि कर्मचारियों की सैलरी कब मिलेगी, जो पेंशनर हैं उनको पेंशन कब मिलेगी। संक्षेप में खबर बताते हैं आपको। कर्मचारी नेताओं ने आज सचिवालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी भी काफी देनदारियां होती है और कर्मचारी 20 तारीख के बाद अपनी सैलरी का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। कर्मचारियों की अपने परिवार के प्रति काफी जिम्मेदारियां होती है, जो आज कर्मचारी नेताओं ने कहा है। दूध के बिल से लेकर कमरे के किराए तक का पैसा सैलरी से ही आता है, और राशन लेना हो, बच्चों की फीस देनी हो, लोन की किस्तें देनी हो, सब सैलरी से ही संभव होता है। कई किस्तें तो 1-2 तारीख को देनी होती है। ऐसे में सैलरी देरी से मिलने से मुश्किलें हो रही है। राज्य सरकार बजट में पहले ही सैलरी का प्रावधान करती है, उसके बावजूद सैलरी नहीं आई है, ये आज कर्मचारी नेताओं ने कहा है। सरकार को जल्द से जल्द सैलरी जारी कर देनी चाहिए। और आज ये कहा है कर्मचारी नेताओं ने, जो उन्होंने बैठक की है, क्योंकि अभी विधानसभा का सेशन चला हुआ है, डीए की मांग अलग है, एरियर की मांग अलग है, चाहे वो कर्मचारी हो, पेंशनर हो। लेकिन उन्होंने कहा कि संडे को हमें लगा 1 तारीख को कि संडे है तो फिर इसलिए नहीं आई होगी सैलरी, फिर 2 तारीख को भी सैलरी नहीं आई, 3 को भी सैलरी नहीं आई। अब इन्होंने कह दिया है थोड़ा हम इंतजार करेंगे, क्योंकि सरकार कह रही है 5-6 तारीख तक सैलरी मिलने की संभावनाएं हैं, तब तक इंतजार करेंगे। अगर नहीं सैलरी आती है तो फिर आगे का हम रणनीति बनाएंगे। जो हमारे पास सूचना है कर्मचारियों की सैलरी मिलने की, आज हमने भी अपने जो कह सकते हैं फाइनेंस के, चाहे वो फाइनेंस हो, सरकार के स्तर पर हमने बातचीत करने की कोशिश की, सैलरी कब तक आ सकती है आपको बता देते हैं। कर्मचारियों को 5 सितंबर के बाद ही उनका वेतन मिल सकता है, जबकि जो पेंशनर हैं उनको पेंशन के लिए 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ सकता है। सूचना यह
भी है कि राज्य सरकार कर्ज लेकर वेतन देने और इस पर पड़ने वाले ब्याज से बचने के लिए ऐसा कर रही है। और जो ट्रेजरी की माली हालत है वो हमने आपको कल बताई दी थी 6 बजे के बुलेटिन में, वो ठीक नहीं है और इसलिए राज्य सरकार अब कहीं से बड़ा अमाउंट आने का इंतजार कर रही है। आज हमने चाहे वो फाइनेंस हो या फिर सरकार के स्तर पर कोशिश की कि कितना वेतन के लिए पैसा चाहिए होता है और कितना जो है वो जो पेंशनर है उनके लिए वेतन पेंशन देने के लिए जो है पैसा चाहिए होता है। हिमाचल में कर्मचारियों की सैलरी के लिए हर माह 1200 करोड़ रुपए और जो पेंशनर हैं उनके लिए 800 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, यानी हर माह 2000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के लिए होता है। ऐसे में राज्य सरकार को अब 5 सितंबर को जो हमारे पास सूचना है 5 सितंबर के यानी 6 सितंबर को जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 500 करोड़ रुपए आना है, लगभग 500 करोड़ के आसपास, 490 करोड़ से 500 करोड़ के आसपास आना है। वहीं 9 तारीख के बाद जो हमारे पास सूचना है जो शेयर इन सेंट्रल टैक्स होता है जो केंद्र से ही आता है, ये 800 करोड़ के आसपास अमूमन होता है, कई बार अधिक भी होता है कई बार कम भी होता है। जितना टैक्स जो है वो केंद्र सरकार जमा करती है, जो शेयर इन सेंट्रल टैक्स होता है दोनों स्टेट्स दोनों का, वो जो है वो आता है, वो भी 9 तारीख के बाद मिलता है। कई बार 9 तारीख को आता है, कई बार 10 तारीख को, कई बार 11 तारीख को आता है। तो टोटल इसको कर लीजिए आप, 801 हो गया, 501 हो गया, तो 1300 करोड़ के आसपास हो जाएगा। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी पैसा आता ही है, कुछ डिपार्टमेंट से अपना जो पैसा आता है, फिर उसके बाद 1300 करोड़ ये हो गया और फिर 600-700 करोड़ अपना हो जाएगा। अभी जो खाते जो सरकार के पास बचा हुआ है, जो सूचना हमारे पास है कि 2300 करोड़ के आसपास हैं जो कह सकते हैं आप लोन लिमिट बची हुई है दिल्ली में, जो हम ले सकते हैं। दिसंबर तक चलाना है तो 2300 करोड़ के आसपास पैसा बचा हुआ है। अगर 500 अमूमन जो है वो आप हर महीने अगर लोन ले भी सकती है सरकार तो 500-600 करोड़ ही ले सकती है। पहले क्या होता था 1000 करोड़ का लोन अप्लाई करते थे, 1500 करोड़ का लोन अप्लाई करते थे, तो अब 500 करोड़ से अधिक 500-600 करोड़ से अधिक लोन अप्लाई नहीं करेगी राज्य सरकार। तो सूचना हमारे पास यही है कि सैलरी के लिए आपको 5 तारीख तो मिनिमम जो है इंतजार करना पड़ेगा और ये 6 तारीख को भी हो सकता है। बाकी जो पेंशनर हैं उनको 10 तारीख के बाद ही पेंशन मिलने की संभावना है, जो आज की सूचना हमारे पास है। और इसमें हमने बता दिया कौन सा पैसा केंद्र से आना है और कब जो है वो सैलरी रिलीज होगी। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, सीएम ने भी बड़ा बयान दिया, इसके बाद पढ़ेंगे हम उस बयान को, लेकिन जो आपको महत्वपूर्ण जो पहले चरण की सूचना थी हमने बता दी है आपको। इसके अलावा आज विधानसभा में हुआ क्या है वो भी बता देते हैं आपको। कई दिनों से विधानसभा के अंदर पक्ष विपक्ष के बीच चल रही तनातनी जो है वो आज खत्म हो गई है। आज सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में पक्ष और विपक्ष में माहौल सौहार्दपूर्ण बनाने की जो पहल है वो की। नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति दी आज सदन में। इससे पहले कि नेता प्रतिपक्ष बोलते, सदन में सीएम सुक्खू ने विस अध्यक्ष की अनुमति पर कहा कि विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया जाए, इनकी बात को बिल्कुल नहीं टोका जाए, हर बात इनको बोलने दीजिए। लेकिन सीएम ने कहा विपक्ष बाद में जब वो अपनी बात कह लेंगे उसके बाद जब हम जवाब देंगे तो फिर वो वहीं पर बैठे रहें, बाहर वॉकआउट ना करें, बाहर कहीं ना जाए। गतिरोध मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस घोषणा के साथ ही जो है वो खत्म हुआ। सरकार विपक्ष द्वारा लाए गए हर मुद्दे पर जो है वो चर्चा करने के लिए तैयार है, ये सीएम ने अंदर कहा। और इसमें नियम 67 के तहत प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर काम रोको प्रस्ताव भी शामिल है। उसके बाद सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने इतने दिनों से चल रहे इस गतिरोध को खत्म करने का प्रयास किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने भी गतिरोध खत्म करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से विधायकों को बराबर बोलने का आज मौका दिया। पौने घंटे तक इस पर दोनों पक्षों के सदस्यों ने अपनी बातें रखी। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि उन्हें भी बोलने का बराबर मौका दिया जाए। उधर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के अंदर माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए पूरी आज जो है वो भूमिका बांधी। और आपको बता दें आज अंदर फिर उसके बाद क्या हुआ वो भी बता देते हैं। कुल मिलाकर आज विधानसभा के अंदर विस अध्यक्ष की पहल से जो है वो सूझबूझ से सारा गतिरोध खत्म हो गया। सीएम सुक्खू ने भी एक अच्छी पहल की कि गतिरोध खत्म कीजिए, इनको बोलने का पूरा मौका दिया जाए। तो आज सदन में अंदर हुआ क्या, देखिए हमने आपको सैलरी को लेकर बता दिया कि 5-6 तारीख से पहले सैलरी नहीं आनी है, जो अभी तक की संभावनाएं हैं। अगर आएगी सैलरी फिर वही बात है, दिक्कत हो जाएगी। और सीएम ने भी आज माना है ये वाली बात कि हम कोई जो है वो वित्तीय स्थिति तो ठीक है, सैलरी हम दे सकते हैं, लेकिन हम चीजों को सुदृढ़ कर रहे हैं, अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी समय में दिक्कत ना हो। जो दिक्कत थी इसके बाद बताएंगे सीएम ने क्या कहा है और कहां से ये दिक्कत उत्पन्न हुई, वो सारी बातें आपको हम कहेंगे कि ये दिक्कत हुई असल में कहां से शुरू हुई है।
आज जब अंदर सदन शुरू हुआ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन के अंदर कहा कि ऐसी परिस्थिति पहली बार बनी। उन्होंने कहा कि पहले जब ऐसी स्थिति बनती थी तो उस समय सदन को चलाने के लिए सहमति बनाई जाती थी। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अनुमति मिलने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि असामान्य स्थिति बन गई थी। हम सदन में बार बार कह रहे थे कि हमें बोलने का मौका दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ने हमारी बात नहीं सुनी और स्थिति खराब हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके लिए अकेले विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना गलत है और नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि अगर हमने मुद्दा उठाया नियम शासन के तहत पेंशन और वेतन का मुद्दा उठाया तो फिर सरकार को सुनना चाहिए था, हमें बोलने की अनुमति देनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने कहा, जो स्पीकर है उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिए, उसके बाद वहां पर क्या हुआ, हम बाहर आ गए थे, उसके बाद हमें अनुमति मिलती नहीं मिलती गारंटी नहीं थी। तो ये उन्होंने कहा कि अगर हमें बोलने का मौका पहले दिया जाता तो हम बाहर भी नहीं आते और जो सदन है वो अच्छे से चलना था। तो जयराम ठाकुर ने यही बात कही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से उनका व्यक्तिगत कोई मनमुटाव नहीं है। इससे आगे बोलते जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के विधायकों की भावनाएं इस वजह से आहत हुई क्योंकि अध्यक्ष द्वारा रैलियों में विधायकों के खिलाफ बयान दिया गया था और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विस अध्यक्ष ने जो कहा वो राजनीतिक रैली में कहा। उस दौरान की परिस्थितियों को देखते हुए वो शब्द उनसे निकल गए। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की उस समय ऐसी मंशा भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी विधायकों की भावनाओं को ठेस पहुंची और जिससे जो है वो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध हमने किया और उसके बाद अगर उस वक्त हमें बोलने का मौका दिया था तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। वहीं कुलदीप सिंह पठानिया ने भी आज एक बड़ी बात कही है, वो भी बता देते हैं आपको। उन्होंने कहा कि जब से सत्र हो रहा है, जब से मैं विधानसभा का स्पीकर बना हूं, मेरा आचरण पूरी तरीके से निष्पक्ष रहा है जब मैं कुर्सी पर बैठा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका है सबसे अहम होती है, इसलिए खासकर जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बोलने का मैं अधिक समय देता हूं। पठानिया ने कहा कि वह लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और वह सभी को विश्वास में लेकर जो है सदन चलाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सदन के भीतर कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है और चुनाव में जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए होता है और संभवतः उन्होंने भी उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये बात और ये टिप्पणी की होगी, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि प्रदेश में चर्चाएं थी कि सरकार एक साल में गिरने वाली है और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर विपक्ष चाहता है तो विधानसभा के बाहर प्रेस वार्ता करके उन शब्दों के बारे में भी वो स्थिति स्पष्ट कर सकते, जो उन्होंने आज की भी। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें यह साबित नहीं करना है कि वो ठीक है वो ठीक नहीं है और उन्हें पता है कि वो ठीक है और जो रूल्स हैं उसी हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि वो सदन में 5वीं बार जीत कर आए हैं और जब वो बीच में 10 साल नहीं रहे और उसमें जब उससे पहले जो होता था सदन उस वक्त जो है प्रश्नकाल और जो बिल विधेयकों के बीच पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं आता था, लेकिन 10 साल बाद जब वो वापसी आए तो नए नियम और हालात बने हैं। इन सब को देखते हुए जो व्यवस्था है वो दी जा रही है और रूल्स के हिसाब से जो व्यवस्था है वो दी जाएगी और मेरा जो काम है वो न्यूट्रल है। किसी भी विपक्ष के सदस्य को ऐसा नहीं किया मैंने कि कभी बोलने नहीं दिया हो। तो ये आज अपनी बात रखी है, जो अपनी बात रखी विधानसभा अध्यक्ष ने आपको हमने बता दिया। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष द्वारा लाए गए इसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, इसलिए विपक्ष सत्र को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को काफी अधिक समय दिया है। उन्होंने कहा कि सदन नियमों से चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष सही ढंग से अपने मुद्दे उठाता है तो गतिरोध होना ही नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को हर मुद्दे पर बोलने का समय दिया है, फिर चाहे वो ड्रोन से जुड़ा मामला हो या फिर कोई भी मामला हो। सीएम ने यह भी कहा कि प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत विपक्ष चर्चा मांगे, लेकिन प्रश्नकाल के बीच पॉइंट ऑफ ऑर्डर और नियमों के तहत चर्चा मांगने की वजह से कई विधायकों के सवाल रह जाते हैं। सीएम ने कहा कि प्रश्नकाल भी बहुत जरूरी होता है और मुख्यमंत्री ने अंत में भी यही कहा कि विपक्ष चर्चाएं लाएं, सरकार वित्तीय संकट, कानून व्यवस्था हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सब नियमों के अंतर्गत हो। वहीं ये आपको जो आपको हम बता रहे हैं जब स्थिति कैसे
आज सही हुई है विधानसभा में वो बता रहे हैं आपको। एग्जैक्ट अंदर हुआ क्या, जो आपके माननीय हैं उन्होंने अपनी क्या बात अंदर रखी वही आपको हम बता रहे हैं। विपिन सिंह परमार ने कहा कि सारा मामला भाजपा विधायकों की भावनाओं के आहत होने का है। अगर कल ही इस मुद्दे पर बहस हो जाती तो मामला पिछले दिन ही खत्म हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के आर्थिक संकट को लेकर बार बार लोगों को सरकार जो है वो गुमराह कर रही है आर्थिक संकट को लेकर। विपिन सिंह परमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष बहुत ज्ञानी हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि नियम 67 के तहत नोटिस दिया गया था और हिमाचल में आर्थिक संकट बड़ा मुद्दा है, इस पर अविलंब चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कभी सरकार कहती है कि आर्थिक स्थिति ठीक है, कभी कहती है कि ठीक नहीं है। असल में स्थिति है क्या है, जनता यही जानना चाहती है, प्रदेश भी यही जानना चाहते हैं। और यही हमने सवाल लगाया था जब वो चर्चा हमें नहीं दी गई, इसलिए हमने वॉकआउट किया। अब उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने आज क्या कहा विधानसभा में बताते हैं आपको। डिप्टी सीएम ने कहा कि कुलदीप सिंह पठानिया अपने ही मिजाज के अध्यक्ष हैं और यह बात पूरा देश जानता है, प्रदेश नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसी बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि उसे सरकार के साथ लड़ना है या स्पीकर के साथ। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार में हमें एक हफ्ते तक बाहर कर दिया गया था और हमें तंबू लगाकर विधानसभा में होते थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विश्व में अध्यक्ष से ऊपर कोई नहीं है विधानसभा में। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी पूर्व सरकार के कार्यकाल में उस समय के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके नाम पर नगर निगम और जो अन्य चुनाव हैं वो लड़े गए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आहत हम भी हुए थे जब हम पर देशद्रोह का कानून लगाया गया था और उसमें हम अभी भी जो है वो केस चला हुआ है, हम भुगत रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आहत करने वाली जो बात जयराम ठाकुर कह रहे हैं, हम भी बहुत आहत हुए थे, लेकिन हमने इस तरीके से सदन की जो कार्रवाई है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं किया था। इस बात को विपक्ष को समझना चाहिए। तो ये वहां पर जो है वो आज हुआ है। तो ऐसे आज जो हमने आपको बात बताई कि कैसे गतिरोध थमा, किस स्पीकर ने क्या कहा और आज सबको बोलने का मौका दिया गया। अब देखिए, देहरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक एवं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर आज विधायक बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंची और उन्होंने अपने जो विधानसभा हल्का है उसका प्रतिनिधित्व वहां पर आज किया है। कमलेश ठाकुर सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गाड़ी में जो है विधानसभा पहुंची और अगर विधानसभा के अंदर की बात करें तो लाहौल स्पीति के जो विधायक हैं अनुराधा राणा, उनके साथ वो बैठी हुई नजर आई और स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में उनका आज स्वागत भी किया। स्पीकर ने मुख्यमंत्री को मजाकिया अंदाज में कहा कि क्या आप भी पत्नी से डरते हैं। इसके बाद सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष को खड़े होते हुए कहा कि उन्होंने भी स्पीकर से मजाकिया अंदाज में कहा कि आप मुझे पत्नी के नाम लेकर डराने की कोशिश ना करें। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि भाभी जी आप भी यहीं थे, आपका स्वागत जो है वो सीएम साहब ने आज नहीं किया, जबकि ये सबका स्वागत करते हैं। जिसके बाद सदन में सभी सदस्य हंस पड़े। यानी जिस प्रकार से जो स्वागत करने की बात है वो आज स्पीकर ने कही तो सीएम ने नहीं कही, तो उस पर अंदर ठाके लगे, दोनों तरफ से ठाके लगे। वही सतपाल सत्ती ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब सीएम को कहा उन्होंने कि अब आप संभल कर रहे हैं, अब भाभी जी भी सदन के अंदर बैठे हैं, हम नहीं चाहते कि आप पर जुबानी हमले हो और भाभी जी को बुरा लग जाए, ऐसा ना हो कि भाभी जी फिर विधानसभा भी ना आए। इसलिए सत्ता पक्ष को अब थोड़ा सा बड़ा मन रखना होगा और सीएम को भी जो गलत बातें हैं, जो तथ्यों से परे हैं, वो बातें कहने से पहले बचना होगा। तो कुल मिला के देखें, जब वहां पर कमलेश ठाकुर बैठी हुई थी तो वहां पर जो मजाकिया अंदाज है उसमें सतपाल सिंह सत्ती ने अपनी बात रखी। अब बताते हैं आम जनता से जुड़ी हुई खबर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पच्छाद की जो विधायक है रीना कश्यप, प्रश्नकाल में क्या हुआ है आज, उन्होंने आज JOA लाइब्रेरियन का जो मुद्दा है उसके बारे में पूछा कि कितने पद रिक्त पड़े हैं। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में JO लाइब्रेरी के 771 पद सृजित हैं। सहायक पुस्तक जो कार्याध्यक्षों के जो 771 रिक्त पदों को नए कैडर कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय में परिवर्तित करके सरकार की जो अधिसूचना है उसके अनुसार स्वीकृत किया गया है। सरकार द्वारा कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के 771 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 31 जुलाई 2024 तक 4 पद भरे गए हैं तथा 767 पद जो है वो अभी भी रिक्त हैं। वर्तमान में शिक्षा विभाग में अध्यापन और गैर अध्यापन वर्गों के सभी पदों के युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। वहीं कनिष्ठ कार्यालय सहायक के कितने पद भरे जाने हैं इस पर निर्णय विभाग स्तर पर जो है वो किया जा रहा है और मामला एक कोर्ट में भी इसका मामला, तो उसके बाद ये जो भर्तियां हैं वो हो जाएगी, JO लाइब्रेरियन की भर्तियां।
इसके अलावा ठियोग के जो विधायक कुलदीप सिंह राठौर, उन्होंने आज अपने विधानसभा हल्के में कितने पद रिक्त पड़े हैं इसका सवाल पूछा, और इसके जवाब में जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ठियोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 371 पद रिक्त हैं अस्पतालों में, उनमें से 371 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 217 पद जो है वो रिक्त हैं, और पदों का रिक्त होना एवं भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है, और जो पद रिक्त चले हैं मामला ध्यानार्थ लाया है वहां पर जल्द डॉक्टरों और जो अन्य चाहे वो नर्सें हो या फिर अन्य जो स्टाफ की कमी है उसको दूर किया जाएगा। इसके अलावा विधायक सतपाल सिंह सत्ती, विक्रम सिंह और इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा लिखित में आगजनी घटनाओं के बारे में सवाल पूछा गया सरकार से। इसमें सीएम ने रिप्लाई किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से 30 जून 2024 तक प्रदेश के जंगलों में आगजनी की कुल 2708 घटनाएं दर्ज हुई है। इन घटनाओं में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। उन्होंने कहा कि जहां तक जंगली जानवरों की जाने का प्रश्न है, यहां पर यह बताना उचित होगा कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य वन्य प्राणी जैसे कि तेंदुआ, भालू, सांबर, हिरण आदि व मुख्य पक्षियों जैसे कि मोर, मोनाल, जुजुराना आदि की जानें वनों की आग से नहीं गई है, तथा अन्य जो सूक्ष्म जीव जंतु है उनकी जान जाने का आकलन नहीं किया जाता है। तो 1 जनवरी से 30 जून 2024 तक प्रदेश में जंगलों में जो है वो आगजनी के 6 मामलों में एफआईआर पंजीकृत की गई है, जिनमें 8 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई है, जिनकी छानबीन जारी है। वन अग्नि की जो घटनाएं हैं जो हो रही है जंगलों में, वन विभाग इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लगातार कार्य कर रहा है, और जो अभी जहां पर खुद से आग लगाई जा रही है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो जो आगजनी की घटनाएं उसको लेकर सवाल पूछा गया था, 2700 के आसपास आगजनी की घटनाएं आई है। अगर कहीं पर आगजनी की घटनाएं, अगर जिस प्रकार से आपको पता है जून माह में जंगलों में आग लगती है, कई बार खुद लगाते हैं, तो आप भी इसकी सूचना जो है वो जो नजदीकी चाहे वो पुलिस थाना हो कहीं पर भी आप जो है सूचना दे सकते हैं, ताकि ऐसे लोग जो है वो इनका पर्दाफाश हो सके। इसके अलावा करसोग के विधायक दीपराज और इंदौरा के विधायक जो मरेंद्र राजन हैं, उन्होंने नशा तस्करी का आज सवाल पूछा, और सरकार की ओर से लिखित में जो जवाब इसका बताया गया है, फरवरी 2023 से जुलाई 2024 के बीच करीब 1.5 साल में हिमाचल में नशे की ओवरडोज से 11 लोगों की मौत हुई है। लिखित में जवाब आया है। इस दौरान कुल 2947 मामले नशा तस्करी के जो है वो दर्ज हुए हैं, जिन पर कानून के तहत कार्रवाई की गई है। बीते 1.5 साल में 11 करोड़ 5,79,319 रुपए की जो संपत्ति वो जब्त की गई है। इसमें पुलिस जिला नूरपुर के डमटाल, इंदौरा, नूरपुर थाने के अलावा मंडी जिला के ओट और हटली थाना, सोलन के धर्मपुर थाने का एक मामला है। इस तरह के कुल 7 मामलों में 11 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है वो सरकार ने जब्त की है। प्रदेश में एक नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं चल रहा है फिलहाल। अभी जो लिखित में जवाब है, सरकार ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए जो औषधि व जो मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों की जो है कठोरता से लागू करने की ओर भी सरकार विचार कर रही है, और आगे इसमें और भी कठोर जो कानून है वो सरकार लाएगी। तो नशे को लेकर के जो एक सवाल था वो पूछा गया था, जिस प्रकार से नशा तस्करी लगातार बढ़ रही है, उसका जो रिप्लाई आया वो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में आज क्या कहा। प्रदेश में गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि संकट नहीं है और हिमाचल को 2027 तक देश का समृद्ध राज्य बनाया जाएगा, लेकिन हिमाचल में ऐसी स्थिति आई है कि कर्मचारियों को वेतन देने में यह सरकार असमर्थ हो गई है। सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। हिमाचल दिवालियापन की कगार पर खड़ा हो गया है। प्रदेश में विकास कार्य रुके पड़े हैं। इसको लेकर विधानसभा के अंदर विपक्ष जो है वो लगातार, चाहे वो तासड़ के माध्यम से हो या फिर अलग अलग माध्यम से चर्चा लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं चाहती है। ये मीडिया में जो बयान दिया है, जो इससे पहले जयराम ठाकुर का हमने बयान पढ़ा, वो जो हमने आपको बात कही वो विधानसभा के अंदर कार्रवाई की थी, लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये जो मीडिया में उन्होंने बयान दिया वो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है प्रदेश, वहीं केंद्र द्वारा मदद न करने पर जब कहा गया कि सीएम कह रहे हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही, तो जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट हैं वो हिमाचल प्रदेश को मिलती है, और ये 6 तारीख को मिलनी है इसकी एक किस्त, उसे नहीं रोका गया है। इसके अलावा केंद्र से क्या और मदद चाहिए? मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि प्रदेश में जो आर्थिक संकट है वो है, और इसको कैसे कम किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इसमें जो है वो चर्चा होनी चाहिए। और आज एक बात, बड़ी बात कही है जयराम ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस ने झूठी गारंटी दी, और जब इनमें से कोई गारंटी लागू करने लगी
तो प्रदेश आर्थिक संकट में आ गया। प्रदेश में आर्थिक संकट के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, ये आरोप लगाया जयराम ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण है, जिस तरह से कांग्रेस फ्री ब्रीज के तहत राहुल गांधी के खटाखट का फॉर्मूला अपना रही है, इससे दूसरे प्रदेशों की आंखें भी खुल गई है। ये जो गारंटी दी जा रही है उनका यही हश्र होगा, क्योंकि अभी देखिए अभी कर्मचारियों को जो है समय पर सैलरी नहीं मिली है, आगामी समय में जो है वो और भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो कुल मिला के देखें, जो फ्री ब्रीज हैं यानी जो रेवड़ियाँ बांटी जाती है चुनाव के समय वोट लेने के लिए, इसको लेकर के आज बड़ा जुबानी हमला बोला है। वही विधानसभा परिसर में जो पत्रकारों से बातचीत की है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, सैलरी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। संक्षेप में बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है, हम आर्थिक संकट को पार कर चुके हैं और अब राजकोषीय अनुशासन लाकर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णय लेना होगा। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन पर विपक्ष सदन में चर्चा करें, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। किसी भी नियम के तहत चर्चा को करना चाहे तो कर सकते हैं। हम जनता को बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की पूर्व भाजपा सरकार ने जनता का जो खजाना है उसको लुटा दिया, सबका बिजली पानी माफ कर दिया, जो 1 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स देते हैं, जिनको जरूरत भी नहीं है उनको भी जो है वो चुनाव से ठीक पहले चुनाव जीतने के लिए जो आरोप लगाया है ये फ्री कर दिया गया। 600 के करीब जो है शिक्षण संस्थान खोले गए, बजट का कोई प्रावधान नहीं था, सीएम ने ये कहा। उन्होंने कहा कि जब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते हैं तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब जनता को जानना चाहिए। जयराम ठाकुर ने जो 5 साल में प्रदेश के खजाने को लूटा है उस दृष्टि से चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और ये सीएम ने कहा है। और सीएम ने कहा है कि जो ये सैलरी वाली बात है, सैलरी जो है वो जारी कर दी जाएगी, इससे पहले कभी सैलरी हमने नहीं रुकने दी है, और हम जो है वो जो विभाग हैं उसमें भी जो है वो हम कैसे जो है वो उसमें और अच्छा कुछ कर सकते हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो सीएम ने कहा है कि सैलरी हम जो है वो दे देंगे, सैलरी का मुद्दा नहीं है और कोई आर्थिक संकट भी नहीं है। यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जो वित्तीय कुप्रबंधन हुआ है उसके चलते ये हालात बने हैं। चुनाव के समय जो जब पिछली सरकार थी उन्होंने चुनाव के समय जो चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो और जो संस्थान खोले थे उससे जो है वो स्थिति डगमगाई है। लेकिन हम इसको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हम इसको ठीक कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा बात करें अवैध मस्जिद मामले में, आज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ा बयान दिया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मसला मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का नहीं है, किसी भी धर्म का नहीं है। शिमला में कहीं पर भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा, यह बड़ी बात कही है मंत्री ने। उन्होंने कहा कि जहां पर भी अवैध निर्माण होगा, चाहे वो भवन हो चाहे वो कुछ भी हो, उसे तुरंत गिराया जाए। यानी उन्होंने एक संकेत दिया कि जो भी अवैध तरीके से बना हुआ है, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट हूं कि वो नहीं होना चाहिए जो अवैध रूप से है। तो उन्होंने ये बात कही कि अगर कहीं पर हुआ है अवैध निर्माण, उसे तुरंत गिराया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। वहीं बाहर से आने वाले जितने भी प्रवासी है उनकी पृष्ठभूमि की भी जांच होनी चाहिए। कहीं वो रोहिंग्या तो नहीं है, कहीं वो अपराधी तो नहीं है, सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। वहीं जयराम ठाकुर ने भी आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर संजौली में जो मस्जिद है वो अवैध है तो उसे तुरंत हटाना चाहिए। अब देखिए 2 बयान दिए हैं, किसने बयान दिए हैं? एक मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, दूसरे नेता प्रतिपक्ष हैं, और ये विवाद शिमला का बड़ा विवाद है। लेकिन इसमें आपको हमारी जो सूचना बता देते हैं आपको, इसमें शनिवार को जो है वो केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में। वक्फ बोर्ड इस केस, वक्फ बोर्ड के जो वकील है वहां पर पेश होंगे, और ये जो मस्जिद है, जो धार्मिक भवन है, क्या ये अवैध हैं और या अवैध नहीं है, क्योंकि ये सब जुडिशियल मैटर है, इसमें अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यूआरटी जो है तैनात की गई है संजौली में, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, वहां पर कोई ऐसा व्यवहार ना हो, इसलिए वहां पर जो है वो क्यूआरटी चाहे पुलिस के जवान रखे गए हैं। लेकिन आज मंत्री ने यह साफ कह दिया है कि अगर कोई इसको धार्मिक रूप से जो है वो तूल पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो तो गलत है। लेकिन ये मुद्दा जो है वो धर्म का मुद्दा नहीं है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा गुरुद्वारा का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है अवैध निर्माण का, कि कहीं पर भी
कोई भी भवन, चाहे वो आपका अपना मकान हो, चाहे वो मस्जिद हो, कोई भी हो, उसे तुरंत हटाना चाहिए। ये जो है वो बड़ा बयान दिया उन्होंने। इसके अलावा बात करें भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो आज से शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को प्रदेश का प्रथम सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत की है। भाजपा ने प्रदेश में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में अभी भाजपा के लगभग 13 लाख सदस्य हैं। इस बार 3 लाख ज्यादा मेंबर बनाए जाएंगे, टारगेट रखा है भाजपा ने। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की सदस्यता अभियान इसकी शुरुआत बीते कल हो गई है दिल्ली से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले सदस्य बनाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने जो है सदस्य बनाया उन्हें। हिमाचल में आज से जो बीजेपी का सदस्यता अभियान है वो आरंभ हो गया है, और ये अभियान आपको बता दें इसमें जो है वो 2 चरणों में चलेगा। ये एक चरण जो है वो शुरू हो गया है, 25 सितंबर तक चलेगा। जो दूसरा चरण है ये 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अलावा बात करें हादसों की, तो प्रदेश में हरोली क्षेत्र के टहलीवाल अमराली मार्ग पर आज रेस्ट हाउस के पास जो है वो एक सड़क हादसा हुआ। इसमें 10 वर्षीय बच्चे की मौत हुई। काफी दुखद खबर रहे। मृतक बच्ची की पहचान कविता पुत्री जतिंदर कुमार निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। हादसा उस समय हुआ जब ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में एक बाइक सवार की टक्कर अमराली की ओर से आ रहे एक अन्य बाइक सवार से हो गई। हादसे के दौरान बाइक सवार के पीछे एक छोटी बच्ची बैठी 10 साल की, वो उसकी चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही काफी दर्दनाक जो है वो मौत हो गई। इसके अलावा एक हाईकोर्ट की खबर है, बता देते हैं आपको एज यूजुअल। जो लैंग्वेज हाईकोर्ट की, प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को तथ्यहीन ठहराते हुए 5,000 रुपए कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की इस तरह की तुच्छ मुकदमेबाजी के चलते कोर्ट पर अन्यथा बोझ जो है वो बढ़ता है। कोर्ट ने कॉस्ट की राशि राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही जो मुख्य न्यायाधीश है MS रामचंद्र राव व न्यायाधीश सत्येन वैदिक खंडपीठ की जो एकल खंडपीठ है, उन्होंने ये निर्णय भी जो है वो आज इस पर मोहर लगा दी। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग शिमला में अनुसंधान सहायक के पद पर कार्यरत प्रार्थियों ने याचिका दाखिल कर दलील दी थी कि वे भर्ती और जो पदोन्नति नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं, क्योंकि उनके पास अब 6 साल से अधिक की सेवा है। उनकी 6 वर्ष की नियमित व अनुबंध के आधार पर दी सेवा के बावजूद प्रतिवादी विभाग द्वारा पर्यावरण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा रहा है। उनकी मांग थी कि उन्हें पदोन्नत करने का निर्देश जारी किया जाए, क्योंकि विभाग के पास पर्यावरण अभियंता के पद खाली पड़े हैं। एकल पीठ ने स्पष्ट किया था कि न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिकाकर्ता अनुसंधान सहायक के पद के लिए तय नियमों के अनुसार अनुबंध पर रखे गए थे। इसलिए जो याचिकाकर्ता है उनके अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से मूल्यांकन किया जाए। क्योंकि याचिकाकर्ता पर्यावरण अभियंता के पद के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों में निर्धारित पात्रता मापदंड है उसको पूरा करते हैं, अर्थात निरंतर अनुबंध सेवा के साथ 6 साल की जो नियमित सेवा है वो पूरी करता है, जैसा कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम में तथार्थ शब्दों का उपयोग किया गया है। तो याचिकाकर्ता के मामले में अनुबंध रूप से इसे पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने एकल पीठ ने पर्यावरण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र मानव और पर्यावरण अभियंता के पद के खिलाफ पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश जारी किए, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने अपील दायर की थी, जिसे खंडपीठ ने कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया है। ये जो लैंग्वेज थी कोर्ट की लैंग्वेज, थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, आपको हमने एज इट इज बता दिया है जी। तो ये हो गया एक और महत्वपूर्ण खबर जो आपको हमने बता दी। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, तो प्रदेश में जो मौसम है वो कल भी खराब रहने वाला है। आज भी शिमला में अभी भारी वर्षा हो रही है। प्रदेश में कल भी मौसम खराब रहेगा और अगले 9 सितंबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान है। और मौसम का जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि शिमला में चक्कर के पास जो रोड है लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर, और अभी फिलहाल वहां पर जो आवाजाही है वो रुक गई है। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी प्रदेश की आपको हमने बता दी है, और सबसे बड़ी खबर यही है जो कर्मचारियों की पेंशन है और जो सैलरी है उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। 5 या 6 तारीख को सैलरी और 9 तारीख के बाद जो है वो पेंशन आने की संभावना है। बाकी सीएम ने जो आज कहा, जो सैलरी को लेकर कहा, वो उन्होंने बता दिया है कि वित्तीय कुप्रबंधन हुआ है, हम स्थिति को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे स्थिति को जो है वो सही किया जाए। बाकी जो पेंडिंग रिजल्ट है उसमें बता देते हैं आपको, जो पेंडिंग रिजल्ट का मुद्दा है अभी समय लगेगा, और समय क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चला ही हुआ है। 903 और 939 का जो रिजल्ट है इन प्रोसेस से, बाकी 980 वाले पे भी कुछ खास हुआ नहीं है।
इसमें हालांकि सशर्त पहले कहा था सरकार ने, सशर्त हम इसका रिजल्ट जारी करेंगे, कंडीशनल जो है वो नियुक्ति दी जाएगी, फिर उसके बाद ये मुद्दा ठप हो गया, इसमें कुछ अभी हुआ नहीं। विधानसभा जो है 9 तारीख तक है, उसके बाद कुछ नया होगा तो आपको बताएंगे। बाकी एनटीटी भर्ती अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जो जेबीटी और जो टीजीटी की भर्तियां हुई है प्रदेश में जो बैच वाइज आधार पर, बाकी तो ज्वाइनिंग जिन्होंने ज्वाइनिंग कर दी है वो ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जो वेटिंग लिस्ट है वो भी बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। अभी इसकी जो तिथि है वेटिंग लिस्ट की वो नहीं आई है, आज भी हमने इसको लेकर के जो है वो सूचना लेने की कोशिश की थी। बाकी जो महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें तातरीन खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।